नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिस यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में एक और गुनाह की सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज की हमारी खबर यकीन मानिए आपके होश उड़ा देगी। आपको यकीन ही नहीं होगा कि आजकल की लड़की इतना भी आगे की सोच सकती है और इतनी गहरी चाल अपने ही घर वालों के खिलाफ, अपने ही पति के खिलाफ रच सकती है। कहा जाता है अगर आज के जमाने में शादी, लड़का लड़की की शादी कर रहे हो तो दोनों की मर्जी अच्छी तरीके से, दोनों के मन अच्छी तरीके से टटोल लो। जबरदस्ती शादी कतई मत करो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो। यूपी के औरैया जिले में लड़की की मर्जी खिलाफ उसकी शादी जबरदस्ती कर तो दी, लेकिन लड़की इस शादी को करने के लिए राजी नहीं थी। लेकिन घर वालों के दबाव में लड़की ने शादी की। घर वालों की जिद पर लड़की ने अपना मन मार लिया, लेकिन अंदर ही अंदर जिस दिन से ये शादी तय हुई थी, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक बेहद ही खौफनाक साजिश बनाई थी। लड़की का प्लान था कि घर वालों की मर्जी अभी तो चल सकती है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाएगी तब वो ऐसी चाल चलेगी कि सभी चारों खाने चित हो जाएंगे और वो अपनी मर्जी की कर रहेगी। नई नवेली दुल्हन ने साजिश के तहत अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। खुद ही अपने हाथों से अपने सुहाग को उजाड़ कर रख दिया। नई नवेली दुल्हन विधवा बन अपने प्रेमी के साथ ऐसा काम करने वाली थी कि जिसे जान सभी के होश उड़ जाते। लेकिन उससे पहले वो ये दुल्हन जो है अपने जो कहे सपनों को साकार कर पाती, पुलिस ने इसके राज का पर्दाफाश कर दिया और इसे गिरफ्तार कर लिया। अब हम इस चालाक चतुर नई नवेली दुल्हन की सारी पोलपट्टी, सारी साजिश आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, ताकि आपको समझ में आए कि ये पूरा घटनाक्रम दरअसल है क्या। ये पूरी घटना है यूपी के औरैया जिले की। यहां के फफूंद थाना क्षेत्र के हजियापुर के रहने वाली प्रगति की बहन, जो ये लड़की की आप तस्वीर देख रहे हैं, इसका नाम है प्रगति, ठीक। जो इसके साथ ये दूल्हा दिख रहा है, इसका नाम है दिलीप। वहीं एक और तस्वीर आप देख रहे होंगे जिसमें एक लड़की है और दो लड़के हैं। तो प्रगति है, उसमें उसका प्रेमी है अनुराग, और साथ में है एक हत्यारे का भाड़े वाला शातिर सुपारी किलर। तो अब हम सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। तो जो प्रगति की बहन है, इसकी शादी मैनपुरी जिले के भगवान थाना क्षेत्र के नगला दीपा गांव के रहने वाले संदीप से हुई थी। संदीप कौन था? संदीप दिलीप का बड़ा भाई था। संदीप का जो है दिबियापुर में क्रेन सर्विस का दुकान थी। दोनों भाई करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक थे। अच्छा खासा पूरी तरीके से संपन्न परिवार था। लिहाजा अब बड़ी बेटी अच्छे खासे घर में गई, तो जो प्रगति के घर वाले थे उनका नजर में ये था कि इनका जो कि संदीप का छोटा भाई है, हमारी छोटी बेटी है, दोनों बहनें एक ही घर में पहुंच जाएंगी तो इससे अच्छा क्या होगा। लिहाजा प्रगति के घर वाले दिलीप के साथ प्रगति की शादी करना चाहते थे, क्योंकि एक ही हर बाप का सपना होता है, भाई अच्छा लड़का मिल जाए, सुविधा संपन्न वाला हो, बिटिया को किसी तरह की कमी ना हो। तो ये सब कुछ दिलीप के घर में था। करोड़पति परिवार था। दिलीप के साथ अगर प्रगति की शादी हो जाती तो किसी तरह की कोई कमी नहीं थी और हर तरह की सुख सुविधाएं दिलीप प्रगति को मुहैया करा देते। लिहाजा प्रगति के माँ बाप, घर वाले सब चाहते थे कि दिलीप के साथ छोटी बहन प्रगति की शादी हो जाए। दिलीप के पिता, अब दिलीप के बारे में थोड़ा बता देते हैं, जो दूल्हा है, दिलीप के पिता का क्रेन का कारोबार है। कई जिलों में उसका कारोबार फैला हुआ है। दिलीप के पारिवारिक कारोबार के चलते 12 हाइड्रा मशीनें और 10 क्रेन हैं। दिलीप औरैया में रहकर औरैया और कन्नौज में पूरा ये काम देखता था, यानी हाइड्रा और क्रेन का काम, जहां जाना जरूरत पड़ता था वहां सब ये काम भिजवा देता। आपको हमने बता ही दिया, जब समझ सकते हैं जिसके पास 12 हाइड्रा मशीनें हैं और 10 क्रेन हो तो किस तरह से वो परिवार सुविधा संपन्न था, कोई कमी नहीं थी। अब
इन सब चीजों को देखते हुए प्रगति के घर वालों ने दिलीप के साथ जो है प्रगति की शादी की बात चलाना शुरू कर दी। सब घर वाले खुश थे, लेकिन कोई एक आदमी दुखी था, तो वो था प्रगति। प्रगति दिलीप के साथ शादी करने में उसकी कोई भी रुचि नहीं थी और ना ही वो उसकी दौलत और शोहरत को देखकर वो मोहित हो जाने वाली थी। प्रगति दिलीप से कतई शादी नहीं करना चाहती थी और वो इस बारे में उसने अपने घर वालों को साफ साफ कह दिया कि चाहे जितना दिलीप पैसा वाला हो, लेकिन वो उसके साथ शादी नहीं करेगी। दरअसल प्रगति का गांव के ही रहने वाले अनुराग उर्फ बबलू, उसके साथ पिछले 4 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जाता है, जो लोग जानते हैं उनका कहना है प्रगति अनुराग के लिए पागलों की हद तक प्यार करती थी, इतना बेइंतहा प्यार करती थी प्रगति। अनुराग के लिए उसने कई बार तक अपने हाथों की कलाई तक उसने काटा था, उसके हाथों पर एक काटने के निशान तक बने हुए थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कसमें खा रखी थी। दोनों एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लिहाजा जब प्रगति के घर में उसकी शादी की बात चली तो उसने साफ साफ अपने घर वालों को बोल दिया कि भैया मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, अगर मैं किसी से शादी करूंगी तो सिर्फ अनुराग से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। लेकिन प्रगति के घर वालों को अनुराग कतई पसंद नहीं था। अब उसकी वजह क्या थी? दरअसल अनुराग एक तो कोई काम नहीं करता था, बेरोजगार था, ऊपर से नशेड़ी किस्म था। अब भला कोई पिता, कोई माँ कैसे अपनी फूल सी नाजुक बेटी को एक नशेड़ी के हाथों में, एक बेरोजगार के हाथों में उसका हाथ दे सकता है? कोई नहीं देगा, कोई माँ बाप नहीं देगा। जिसके माँ बाप थोड़ा भी सुविधा संपन्न होंगे वो तो कभी नहीं कर सकते। लेकिन अब करे तो करे क्या? बेटी को अनुराग पसंद था तो उसको ये जिद थी कि वो शादी करेगी तो अनुराग से करेगी, दिलीप से नहीं करेगी। माँ बाप लगातार प्रगति को समझाते रहे, बताया कि देखो बेटा, अगर तुम्हारी देखो दीदी की शादी उसके बड़े भाई के साथ हुई, दिलीप के बड़े भाई के साथ हुई, देखो कितनी खुश है वो, सब कुछ है उसके पास। तुम अनुराग से शादी कर लोगी, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तुम्हारे पास रोटी खाने के लाले पड़ जाएंगे, सोच लो तुम। लेकिन प्रगति कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं। फिर भी परिवार वाले भी अपनी बेटी को हाथ, अपने बेटी का हाथ अनुराग को देने के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा कई बार उन्होंने प्रगति को समझाया, यहां तक कि कहते हैं कि बल प्रयोग भी किया। अब बार बार प्रगति को घर वाले समझाने बटे रहे, लेकिन प्रगति जब नहीं मान रही थी, फिर भी इसके बावजूद प्रगति के घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर दिलीप के साथ प्रगति की शादी बताते हैं तय कर दी। इस दौरान उसको साफ साफ वार्निंग दिया गया कि चुपचाप जैसा हम कर रहे हैं वो तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं और वही शादी तुम्हारी होगी, किसी और के साथ शादी नहीं होगी। लिहाजा प्रगति भी समझ चुकी थी कि घर वाले उसकी शादी अनुराग से तो करने वाले नहीं। लिहाजा उसने भी एक तरीके से मौन स्वीकृति अनमने तरीके से दे दी कि चलो ठीक है, जो तुमको करना हो कर। अब जब अनुराग को ये बात पता चली कि प्रगति की शादी एक दिलीप नाम के युवक से तय हो रही, तो उसने प्रगति को फोन किया, उससे बातचीत हुई और ये सब कहा कि तुम तो मेरे साथ जीने मरने की कसम खाती थी, अब तुम उसके साथ जा रही हो। तो प्रगति ने जो अनुराग को प्लान समझाया, यानी जिस दिन शादी तय हुई उसी दिन से प्रगति ने एक खौफनाक प्लान अपने अंदर ही अंदर बना के रख लिया था। उसने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो अनुराग, मेरी जिससे शादी हो रही है वो दिलीप बहुत पैसे वाला है। उससे शादी होने के बाद उसकी संपत्ति पर मेरा हक हो जाएगा। शादी के कुछ दिन बाद अगर वो विधवा हो जाती है तो उसकी उम्र को देखते हुए, उसके जीवन को देखते हुए उसके घर वाले भी उसकी शादी उसकी मर्जी से करने को तैयार हो जाएंगे। तब मैं तुमसे शादी कर लूंगी और हमें इन बस कुछ दिनों के जो जुदाई का फल ये मिलेगा कि दिलीप की दौलत हमें फ्री में मिलेगी और उस दौलत के भरोसे हम अपनी जिंदगी ऐश से गुजारेंगे, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेमिका की इस प्लान को सुन अनुराग भी हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसे अपनी प्रेमिका की चालाकी पर भी कहे तारीफ कर उठा कि भाई वाह क्या प्लान है। अब
प्रियंका जो प्रगति थी उसने अपने कहे चेहरे पर एक नकाब ओढ़ लिया है। नकाब ऐसा कि वो अपने घर वालों को धोखा दे सके कि हाँ वो अब इस शादी से खुश है। लिहाजा वो अब दिलीप से फ़ोन पर बात भी करने लगी थी और हर तरीके से अपने घर वालों को दिखाती थी कि वो इस शादी से बेहद खुश है। शादी 5 मार्च, इसी 5 मार्च को प्रगति और दिलीप की धूमधाम के साथ शादी हुई। पूरी शादी में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि प्रगति के मन में कुछ चल रहा हो या उसके अपने प्रेमी को उसको याद आ रही हो। बिल्कुल एकदम खुश लगी जैसे नॉर्मल होता है। अब घर वाले भी इस बात को देखकर खुश थे कि चलो आखिरकार उनकी बेटी ये बात समझ गई कि जो उनका फैसला है वो सही है और जो उसका फैसला था वो गलत है। घर वाले बच्ची को देखकर खुश थे। सब धूमधाम के साथ शादी वाद ब्याह हुई और 6 मार्च को प्रगति को दिलीप के साथ विदा हो गई और बारात पहुंच गई, वापस ससुराल मैनपुरी पहुंच गई। यहां पर हंसते मुस्कुराते कहें 5 दिन और गुजरे। 10 तारीख को प्रगति के घर वाले उसकी चौथी लेने वहां पहुंच गए। दूसरी बात, होली आनी थी तो पहली होली चूंकि ससुराल में नहीं मनाई जाती है तो होली के लिए भी विदा करना था। 10 मार्च को बताते हैं जो प्रगति के घर वाले हैं उसे अपने मायके ले गए, लेकिन इस दौरान बताया जाता है कि 5 दिन यानी 5 मार्च से 10 मार्च तक में प्रगति इस कदर बौखलाई रही, मतलब वो छुपाने की कोशिश तो जरूर करती थी लेकिन ऐसा लगता था कुछ उसके मन में चल रहा है। बताते हैं घर व नाते रिश्तेदारों के बीच उनकी रस्में हो रही थी, उन रस्मों में बिजी थी, लेकिन वो अपने प्रेमी से ना मिल पाने के कारण बहुत परेशान है और उससे ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। लिहाजा बताते हैं कि जब 10 मार्च को वो चौथी से घर आई, तुरंत उसने अपनी प्रेमी अनुराग से फ़ोन पर बात की और उससे कहा कि मेरे पति दिलीप की हत्या करानी है, लिहाजा तुम एक शूटर ढूंढो। शूटर यानी भाड़े का हत्यारा। इस पर अनुराग बोला भाड़े की क्या जरूरत, मैं ही अंजाम दे देता हूँ। उसने बोला नहीं, तुम अगर इस काम को अंजाम देंगे तो घर वालों को सबसे पहले शक हम पर चले जाएगा, लिहाजा हमें ऐसे आदमी की तलाश करना होगा जिसका आए और मार के चला जाए, किसी को कानो कान खबर ना हो और हम पर किसी को शक ना हो। लिहाजा प्रगति के कहने पर, अपनी प्रेमिका के कहने पर, अपनी चालाक प्रेमिका के इशारों पर अनुराग अब एक शूटर को ढूंढने में जुट गया। इस दौरान बताते हैं कि एक अनुराग के करीबी ने 12 मार्च को गैंगस्टर एक्ट के मामले में जेल से छूटे एक रामजी नाम का गैंगस्टर था, उससे मुलाकात कराई। अनुराग ने रामजी को बताया कि भैया ये मामला है, एक आदमी को टपकाना है। रामजी ने अनुराग से कहा 2 लाख रुपए लगेंगे। अनुराग ने तुरंत इस बात की सूचना प्रगति तक पहुंचाई कि भाई 2 लाख रुपए लगेंगे। अब अनुराग तो कुछ कमाता नहीं था, नल्ला था, पैसा उसके पास थे नहीं। अब जो कुछ करना था प्रगति को करना था। प्रगति को शादी की रस्मों के दौरान और मुंह दिखाई के दौरान करीब 1 लाख के आसपास रुपए मिले थे। प्रगति ने कहा डील डन करो, पैसे मैं दूंगी। इधर डील डन हुई। होली के बाद 17 मार्च को प्रगति और अनुराग जो हैं एक होटल में चुपचाप मिलते हैं। यहाँ पर प्रगति अनुराग को 1 लाख रुपए देती है। अनुराग वो रुपए राम जी को दे देता है और कहा जाता है कि काम तमाम करो दिलीप का और उसके बाद बाकी रुपए जो हैं वो हत्या के बाद दे दिए जाएंगे। बात तय हो गई। शादी के 15वें दिन यानी 19 मार्च को बताते हैं दिलीप अपने काम से, यानी औरैया में चूंकि वो काम कर रहा था, बताते हैं अपने काम से वो लौटकर घर जा रहा था। दोपहर करीब 1:30 बजे दिलीप ने बड़े भाई संदीप को घर फोन करके बताया कि हम आ रहे हैं, खाना वाना खाने के लिए घर ही में खाएंगे। जब वो घर लौट रहा था तो सहार थाना क्षेत्र के पास एक होटल पर वो रुका। यहाँ पर बताते हैं कुछ बाइक सवार युवक उससे मिले। उन्होंने बातों बातों में बातचीत की तो दिलीप ने बताया कि उसका हाइड्रा और क्रेन का काम है। तो उन्होंने बताया कि हमारी कार जो है खंती में फंस गई है, तुम क्रेन लेकर चलो, हमारी कार निकलवा दो और उसके बदले जो तुम्हें रुपए होंगे वो हम दिला देंगे। तो कार निकालने में क्रेन से मुश्किल से 20, 25, 30 मिनट का काम था। तो दिलीप ने कहा चलो ठीक है, कुछ पैसा ही कमा लें, क्या है। लिहाजा दिलीप बाइक से उनके साथ
चल दिया। वहां से होटल से जाने के बाद दिलीप का कुछ पता नहीं चला। होटल से लगभग 7 किलोमीटर दूर पालिया गांव के पास खेतों में झंकाड़ियों में एक युवक को लोगों ने गंभीर रूप से घायल हालत में पड़ा देखा। इसके बाद लोगों ने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दिलीप को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे हायर अस्पताल में भेजा गया। यहां पर 2 दिनों तक दिलीप जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा और आखिरकार 21 मार्च को दिलीप की मौत हुई। पति की मौत के बाद प्रगति ससुराल आ गई। पति की मौत पर उसने इतने आंसू बहाए, इतना गला फाड़ फाड़ के रोया कि उसकी हालत देखकर ससुराल वाले भी उसके ऊपर तरस खाने लगे कि बताओ अभी बेचारी की 15 दिन शादी हुई थी, अब इस बेचारी की ज़िंदगी तो नरक हो गई, क्या कैसे रहेगी, कैसे रहेगी। जिस तरह से वो रो रही थी उसको सबको लग रहा था कि वो दिलीप से बेइंतहा प्यार करती थी, वो दिलीप के बिना अब कहीं ऐसा ना हो कि ये मर जाए, इस कदर वो रो रही थी। उसके नाटक को देखकर हर कोई उसके ऊपर तरस खा रहा था। वहीं परिजनों ने, चूंकि ये था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस ने जब कराया तो दिलीप के शरीर पर 9 गंभीर चोटों के निशान मिले। इसके अलावा धारदार हथियार से हमले के निशान मिले। वहीं सिर के पीछे 315 बोर के तमंचे से गोली मारी गई, इसके निशान मिले और एक 315 बोर की बुलेट भी उसके शरीर से निकली थी। अब गोली मिलना मतलब यानी साफ साफ था कि हत्या कराई गई है। हत्या की गई है तो किसने हत्या की, क्यों हत्या की, अब पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही। लिहाजा पुलिस ने जिस जगह पर दिलीप का बॉडी मिली थी उसके 7 किलोमीटर के एरिया में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। एक सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को दिखा कि दिलीप जो है अज्ञात लोगों के साथ बाइक से जा रहा है, वहीं एक और युवक बाइक से उनके पीछे आ रहा है। अब वो बाइक से आ रहा युवक कौन होता है? वो होता है अनुराग। पुलिस जब उन सभी लोगों के फुटेज को घर वालों को दिखाता है तो अनुराग को एक लोग पहचान लेता है कि ये तो गांव का लड़का है। पुलिस के पास अब सबसे बड़ा सुराग हाथ लग चुका था। इसके बाद पुलिस जो है अनुराग तक पहुंचती है। अनुराग तो पहले नहीं मिलता है। यह भी पुलिस को पता चला कि प्रगति और अनुराग शूटरों के बीच ये था कि कैसे शूटरों को ये पता चला कि जो है दिलीप जो है उस होटल के पास है। तो ये पुलिस को जांच में पता चला कि प्रगति और अनुराग और जो राम जी था, जो शूटर था, इनके बीच व्हाट्सएप कॉल पर बात होती थी। प्रगति ने ही दिलीप की लोकेशन कहाँ पे है ये पहले दिलीप से बहाने से पूछा, वो कहाँ पे है। दिलीप ने बताया कि हम यहाँ होटल पर रुके हैं। तुरंत प्रगति ने फोन कर इस बात की लोकेशन शूटर को दे दी कि इस समय दिलीप वहां पे है। इसके बाद शूटर जानकारी पाकर वहां पहुंचे और उन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस जांच कर रही थी, सीसीटीवी में अनुराग दिख गया था। वहीं पुलिस को यह सूचना मिली कि जो सुपारी का 1 लाख रुपए लिया जा चुका था। अब पुलिस के पास तो आपराधिक रिकॉर्ड रहता है। राम जी वैसे भी गैंगस्टर था, जेल से छूट कर आया था, वो भी उस बाइक में दिखा। पुलिस को पता चल गया ये तो गैंगस्टर है। लिहाजा पुलिस ने सबसे पहले राम जी के खिलाफ फील्डिंग की कि ये हाल फिलहाल कहाँ जा रहा है। वो तो किसी को कुछ मारेगा नहीं, क्योंकि उसको पता, पुलिस को पता था ये भाड़े पर काम करता है, तो यानी किसी ने इसको पैसे दिए हैं। तो पुलिस राम जी का पीछा करने लगी। पुलिस को पता चला कि जो सुपारी की लेन देन का मामला है और ये हरपुरा में जो राम जी है वो सुपारी के पैसे लेने जा रहा है। लिहाजा थाना सहार और स्वाट टीम ने हरपुरा मोड़ पर घेराबंदी कर ली। यहां पर पुलिस को आरोपी रामजी नागर, अनुराग उर्फ बबलू को मिलते हुए गिरफ्तार कर लिया। अब यहां पर पुलिस को इनके पास से 315 बोर के 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और 1 बाइक बरामद हुई। वहीं जब दोनों से पूछताछ की, 2-3 थप्पड़ लगे तो अनुराग तोते की तरह सब कुछ बोलने लगा। अनुराग ने बताया कि ये सारी साजिश उसकी प्रेमिका प्रगति की। पुलिस ने पूछा प्रगति कौन? तो अनुराग ने बताया प्रगति वो है जिस लड़के की हत्या की गई, वो उसकी पत्नी है, नई नवेली पत्नी, जो दहाड़े मार कर रो रही थी। उसकी दिमाग की ये खुराफात थी कि उसने अपने पति को शादी के महज 15 दिन बाद मौत के घाट उतार दिया।
लिहाजा पुलिस तुरंत ही ससुराल पहुंचती है। ससुराल में विधवा का रूप लिए प्रगति बैठी रहती है। पुलिस पहुंचती है और घर वालों को जब ये सब बताती है तो घर वाले सुनते ही हैरान रह जाते हैं। एक बार तो उन्हें भी यकीन नहीं होता कि ये बहू जो जिस दिन उनके बेटे की मौत हो गई दहाड़े मार कर रो रही थी, उसी ने उनके बेटे को मौत के घाट उतरवाया है। पुलिस गिरफ्तार कर तीनों को ले जाती है। इसके बाद पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो प्रगति बताती है कि घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ दिलीप से शादी कराई। मैं दिलीप से शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन घर वाले मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा मैंने ये प्लान बनाया कि अभी तो नहीं सुनना है, लेकिन शादी के बाद तो मेरी ही सुननी पड़ेगी। उसका प्लान सीधे सिंपल ये था कि मैं दिलीप को मरवाऊंगी, शादी के चंद दिनों बाद मैं विधवा हो जाऊंगी तो घर वालों को ये देखा नहीं जाएगा। लिहाजा इस सब के बाद वो मेरी ही सुनेंगे और मैं तब अनुराग से शादी करने की बात कर लूंगी। और चूंकि मैं विधवा रहूंगी, मुझ पर तरस खाकर मेरे घर वाले मेरा विरोध नहीं करेंगे और मेरी शादी अनुराग से कर देंगे। वहीं चूंकि दिलीप की मैं पत्नी हो चुकी होंगी तो दिलीप की संपत्ति पर मेरा हक हो जाएगा और उसकी संपत्ति से ही हम दोनों प्रेमी प्रेमिका अपनी आगे की जिंदगी मौत से गुजारेंगे। क्योंकि जो अनुराग था वो नशेड़ी था, काम करता नहीं था, काम उससे होता नहीं था। लिहाजा पैसा भी मुझे मिल जाता और मुझे मेरा प्यार भी मिल जाता। इसी प्लान के तहत मैंने इस हत्याकांड को अंजाम देने का पूरा प्लान बनाया। जब पुलिस इन सबको मीडिया के सामने ला रही थी ना, तब आप अगर वीडियो में देखते आवाज़ सुनते ना तो पत्रकार कह रहे हैं कि अपना मुंह दिखाओ, तो वो अपनी छुपाती दिखती है, उसे पछतावा दिखता है, उसके चेहरे पर पछतावा दिख जाता है प्रगति को कि हाँ उससे गलती हो गई। लेकिन जहाँ उसका नशेड़ा प्रेमी आप उसका चेहरा देखेंगे कहीं नहीं लगता कि हाँ उसको किसी तरह का कोई अफसोस है। और दूसरा उसका रामजी शूटर जो बगल में खड़ा है उसको किस बात का, वो तो अपराधी है, उसके लिए जेल जाना आना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हाँ अब प्रगति को एहसास जरूर ये हो जाएगा कि जेल क्या कितनी खतरनाक चीज़ है। उसे अब पता चलेगा कि जेल में जो ना साजिश रचना बहुत अच्छा लगता है कि ये कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, सब कुछ मेरे मन मुताबिक हो जाएगा और मैं ऐसे रहूँगी। अब उसे पता चलेगा कि जेल की ज़िंदगी कितनी नरक होती है। शायद इससे अच्छा वो अपने दिलीप को स्वीकार कर लेती तो उसकी ज़िंदगी स्वर्ग बनी रहती। लेकिन अपने प्यार के चक्कर में उसने जो ये खौफनाक कदम उठाया ना, अब उसकी ज़िंदगी किसी नरक से बदतर हो जाएगी। जेल में खतरनाक कैदियों के बीच में जब उसे रहना पड़ेगा तब पता चलेगा कि हाँ उसने क्या किया है और क्या उसे मिल सकता था, क्या उसने खो दिया है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं, सुनिए। जनपद औरैया का थाना सहार क्षेत्र के अंतर्गत 19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहे कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने के पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतम मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिव्यापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चलता है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 में 109 BNS में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है। और जब उनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का SOG टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था और इस ब्लाइंड मर्डर केस को रिकॉर्ड टाइम में आज खुलासा कर दिया गया है। रास्ते में लगी CCTV जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस CCTV के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच लेके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया।
सीसीटीवी से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला है कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच गए। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी मिला था और गहरा से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा जनपद औरैया का सुना आपने पूरे घटनाक्रम को किस तरह से अंजाम दिया गया। दिलीप के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं अब प्रगति के जो घर वाले हैं वो भी अपना माथा पकड़े हुए हैं। इस खबर को देखकर हम एक बार फिर से अब आज का ज़माना है, उन माँ बाप से कहेंगे, गुजारिश है कि जो अगर आप पहले के ज़माने में रहते हैं, जो सोचते हैं कि जो आप करेंगे वही सही, तो मत भूल कीजिए। अपनी लड़की की मर्जी जान लीजिए। भले यहाँ पर प्रगति की मर्जी गलत थी तो इससे अच्छा आप उसकी शादी मत कराओ, लेकिन अगर आप ये सोच के शादी करा दोगे ज़बरदस्ती कि इसकी शादी के बाद इसकी ज़िंदगी स्वर्ग हो जाएगी, तो अगर उसने ठान रखा है कि अपनी ज़िंदगी को नर्क बनाना है तो वो किसी भी तरह से नर्क ज़िंदगी को बना ही रहेगी। देखिए इस हालत में क्या होगा। आपने तो यही सोच के शादी की कि चलो बढ़िया है, वहाँ रहेगी, जाके अच्छे से भूल जाएगी अपने प्रेमी को, लेकिन उसका था कि नहीं मुझे शादी उसी से करना है। तो देखिए उसने क्या किया, कितने परिवारों की ज़िंदगी खराब कर दी, खुद की ज़िंदगी खराब की, दिलीप को मौत के घाट उतार दिया। उसके घर वाले फुट फुट कर रो रहे हैं। वहीं जो उसका प्रेमी था वो भी सलाखों के पीछे पहुंच गया। आपकी बदनामी अलग से। तो अगर आपकी बेटी किसी शादी करना चाहती नहीं है तो उसकी शादी ज़बरदस्ती मत कराइए। अगर आपको लड़का लग रहा है कि जिस लड़के को वो पसंद करती है वो गलत है तो उससे अच्छा उसकी शादी किसी से मत कीजिए, लेकिन ज़बरदस्ती कम से कम शादी मत कीजिए, नहीं तो वो एक साथ कई घरों को बर्बाद कर रहेंगे। सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बर्बाद करेगी। आप सोच रहे हैं कि वो नशेड़े लड़के से शादी कर लेगी, वो बेरोजगार लड़के से शादी कर लेगी तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो अगर आप यकीन मानिए, अगर उसने सोच रखा है कि उसको अपनी ज़िंदगी ख़राब करना है तो वो कर ही लेगी। चाहे शादी के आप उसकी शादी कहीं और करा दीजिए तब भी वो करेगी, अगर उसने ठान रखा है। और उसकी शादी उसकी मर्जी से करा देंगे तब भी। तो अगर दोनों उसकी ज़िंदगी बर्बाद होनी है तो कम से कम उसकी मर्जी ही से कर लेने दो, कम से कम वो और लोगों की ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं करेगी जैसा इस केस में हुआ। घर वालों ने सोचा हम इसकी शादी कर दे रहे हैं, वहाँ दिलीप के साथ चली जाएगी, ऐशो आराम देखेगी, करोड़पति पति है, देखेगी सब कुछ बढ़िया है। तो दिलीप ने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। लेकिन अंत में क्या हुआ, उसने आपको बोला था मेरी मर्जी मत शादी कराओ, मैं करूँगी शादी तो अनुराग से ही करूँगी, सिर्फ मैं उसकी हुई उसी की रहूँगी, लेकिन आपने नहीं माना, आपने कर दी शादी। अब देखिए उसने क्या किया, तीन घरों को बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया, क्योंकि उसकी सनक थी, उसको अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी थी तो थी, अपनी तो बर्बाद की ही, बाकी सबकी भी बर्बाद कर। तो लड़की की मर्जी लड़के की मर्जी दोनों कंडीशन में जान लीजिए। अगर उनकी मर्जी नहीं है तो उनकी मर्जी खिलाफ जाकर ज़बरदस्ती अब आप कुछ नहीं करा सकते। आपकी मर्जी सिर्फ वहाँ तक चल सकती है जहाँ तक आप उसके फेरे डलवा दें, और फेरे के बाद वो क्या करेगा या क्या करेगी ये आप तय नहीं कर पाओगे। फिर आप अपना सिर्फ माथा पड़ के बैठ सकते हो। अब आपको लड़के के घर वाले भी कोस दे रहे होंगे, आस पड़ोस के जो और भी लोग होंगे वो भी आप ही को दोषी ठहराएंगे कि तुम्हें पता था कि तुम्हारी लड़की ऐसी है, फिर तुमने क्यों शादी करा दी, यही कहेंगे ना। कुछ लोग कहते हैं अरे बाप ने अपनी इज्जत के लिए लड़की को मार दिया तो क्या वो गलत क्यों किया। अरे भाई अगर उसको आपकी इज्जत की चिंता हो तो वो वैसा काम ना करे, लेकिन ये मान के चलिए वो जानवर नहीं है कि आप जिधर चाहोगे हाँकोगे और वो हाँक के चला जाएगा। उसके पास भी दिमाग है, जब तक वो आपके बस में है तभी तक आपकी सुनेगी। जिस दिन भी उसे आज़ादी मिलेगी वो अपने काम करेगी और फिर आपके पास पछताने के सिवा कुछ रास्ता नहीं। आप सबकी राय अलग अलग हो सकती है। देखिए मैं ये जानता हूँ कोई भी बाप होगा वो जो प्रगति की डिमांड थी वो पूरी नहीं करेगा, क्योंकि प्रगति का प्रेमी अगर कोई अच्छा लड़का होता
कमा रहा होता, बढ़िया होता, तो हर बाप तैयार, चलो मान लेता चलो बेटी इसमें खुशी दे देते। लेकिन चूंकि प्रगति का प्रेमी जो अनुराग था वो नशेड़ी था, पहली कमी। दूसरी कमी बेरोजगार था, पैसे भी उतने संपन्न परिवार से नहीं था कि काम चल जाए, तो कोई भी बाप नहीं करेगा। लेकिन आपने अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ भी जाकर कुछ अच्छा नहीं कर दिया। अभी एक था कि आपकी बेटी की ही जिंदगी खराब होनी थी, जब अगर वो अपने प्रेमी से शादी करने के लिए तैयार हो जाती या आप उसकी प्रेमी के साथ उसकी शादी करा देते। यहां पर उसने एक और परिवार की जिंदगी खराब कर दी। तो अगर आपको यह है कि हाँ, ये जो प्रेमी के साथ, जिस प्रेमी के साथ मेरी बेटी शादी करने की बात करी वो खराब है, तो उसकी शादी किसी से भी मत करो। अपनी प्रेम बिटिया को अपने घर बिठा कर रखो, लेकिन किसी और के हाथ जबरदस्ती मत बांधो, नहीं तो वो उसका परिवार बर्बाद कर देगी, उसके परिवार वालों को भी जिंदगी भर का जख्म दे जाएगी, जैसा ये प्रगति ने किया। और आपको भी जिंदगी भर के लिए पछतावा हो जाएगा कि मैंने अपनी बेटी को क्यों कर दिया, कि बेचारे एक अच्छे हंसते खेलते परिवार को मैंने उजाड़ दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए जी न्यूज़ यूपी। हम 50,000 सब्सक्राइबर से महज 500 सब्सक्राइबर दूर हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह से सही सटीक खबरें आप तक पहुंचाते रहें। देखते रहिए न्यूज़ यूपी। नमस्कार।